हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर कवर करेंगे जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको सॉलिड स्टेट्स की सारी थ्योरी कंप्लीट करा दी थी, A to Z जितनी भी टाइप की थ्योरी थी, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते थे अप टू IIT लेवल, वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड है कि आप किसी भी डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल की बात करें, अगर मैं बोलूँ किसी भी डेंसिटी निकालनी है आपको किसी यूनिट सेल की, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है D=Z इंटू एम अपॉन NA इंटू A³। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर मैं आपको बोलूँ तो मोस्टली सबसे ज़्यादा फॉर्मूला आपका यही यूज़ होता है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपके CBSE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। जहाँ पे अगर मैं A की बात करूँ तो A क्या है आपकी एज लेंथ है, NA क्या है बेटा आपका एवोगैड्रो नंबर है, कैपिटल M क्या है आपका मोलर मास है और Z क्या होता है बेटा आपका रैंक ऑफ यूनिट सेल। आई होप जो मैंने आपको डेंसिटी वाला पढ़ाया था आपको ये आता होगा। जिसको ये चीज़ का आइडिया नहीं है वो पहले लेक्चर्स जाके देखे, उसके बाद ये सीरीज़ देखे, ठीक है। जिसके अंदर अगर मैं Z की बात करूं तो Z की वैल्यू 4 होती है आपके किस केस में, जब आपका यूनिट सेल कैसा हो FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक। Z की वैल्यू 2 होती है जब आपका क्या हो बॉडी सेंटर क्यूबिक, और Z की वैल्यू 1 होती है जब क्या हो सिंपल क्यूबिक। तो ये तीनों वैल्यूज़ कैसे आती है और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको जब मैंने फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक निकालना सिखाया था तब मैंने आपको ये रिलेशन याद करवाए थे। याद है आपको कि फेस के अंदर R और A के बीच में, R क्या होता है बेटा आपका वहाँ पे एटॉमिक रेडियस और A क्या था आपकी एज लेंथ, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है याद आ रहा होगा आपको। तो वहाँ पे फेस सेंटर के मेरे बीच में रिलेशन क्या आता है, R=√2/4A। बॉडी सेंटर के केस में क्या आता है √3/4A और सिंपल क्यूबिक में A/√2। ये मैंने 4 इसलिए कराया था क्योंकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में रैंक ऑफ द यूनिट सेल यानी Z की वैल्यू 1 थी और AR के बीच में रिलेशन A=2R। फेस सेंटर क्यूबिक में Z की वैल्यू 4 थी और जबकि आपका यहाँ पे A और R की रिलेशन की बात करें तो A=4R/√2, A=4R/√2 या फिर √2/4A, एक ही बात है दोनों, ठीक है। और बॉडी सेंटर में रैंक की वैल्यू 2 आई थी और आपका रिलेशन ये दिया हुआ। ये बातें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। उसके बाद आपने मुझसे रेडियस रेशियो रूल के बारे में जाना था कि रेडियस रेशियो रूल क्या होता है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन कैटायन और अनायन के बीच की रेशियो होती है। अगर किसी ने रेडियस रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा ज़रूर जाके उस वीडियो को देखना। मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल का रेडियस रेशियो रूल कराया कि किसका साइज़ बड़ा होता है, कैसे फिट होता है, किसकी कैसे वैल्यू आती है, कैसे आप प्रूव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अप टू IIT लेवल, मतलब अगर आपने वो वीडियो देख ली तो IIT का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा रेडियस रेशियो का जो आपसे बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर रेडियस रेशियो निकालने के बाद हमने ये निकाला था कि अगर वैल्यू हमारी ये इसके बीच में 0.155 से 0.225 के बीच में लाई कर रही हो तो वहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी बनती है आपकी, प्लेनर ट्रायंगुलर बनती है और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है। ये बात याद है ना आपको, बीच में आपने छोटा सा कैटायन लगाया था और आसपास 3 अनायन लगाए थे, याद है मैंने आपको करना सिखाया था, ठीक है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ थी, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो टेट्राहेड्रल होता है, 6 आता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल दिए मैं कुछ, जिनको अगर ना हो तो एग्जाम्पल एक बार देख लें, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रेडियस रेशियो रूल से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द बेरियम हैज रेडियस 2 to 4 पिकोमीटर। आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है, अच्छा जी। क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक दे रखा है तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि अगर मुझे बॉडी सेंटर क्यूबिक दे रखा है तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 होगी। आपको पता होनी चाहिए Z की वैल्यू, क्वेश्चन में यूज हो ना हो वो बात की बात है, बट आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द एज लेंथ, यानी A की बात कर रहा है तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है रेडियस की वैल्यू दी हुई है और क्या दिया हुआ है बॉडी सेंटर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्या मांग रहा है हमसे, A मांग रहा है, ठीक है। अब A और R दिया हुआ है और A मांग रहा है और आपका टाइप कौन सा दिया हुआ है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, अभी मैं आपको पढ़ा के आया था कि r इक्वल्स टू √3/4a। √3/4a आपने ये पढ़ा था ना रिलेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू निकालनी है और r की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये किसके बेस पे निकला, ये वाला क्वेश्चन किसके टाइप का, अगर मैं टाइप में डिस्टिंग्विश करूँ तो किसमें था आपका, ये आपका क्वेश्चन था a एंड r के रिलेशन के बेस पे। देखो यही तो था आपका कहाँ गया, ये रहा बॉडी सेंटर में a r का रिलेशन, ये तो रहा r इक्वल्स टू √3a/4, उसी बेसिस पे तो निकला है यार, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन सीसीपी पैकिंग। अच्छा, सीसीपी पैकिंग दे रखा है और वहाँ पे रेडियस क्या दे रखी है आपको 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर, और आपसे क्या बोला है कि एज लेंथ निकालो। सेम क्वेश्चन, आपको आर दी हुई है, ए निकालने को बोला है, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सीसीपी। अब मैं आपको बताया था कि सीसीपी ही किसका टाइप होता है, एफसीसी का। और कैसे होता है सीसीपी एफसीसी, क्यों बोलते हैं सीसीपी को ही हम एफसीसी क्यों बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को, क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर को हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैंने आपको सॉलिड स्टेट की थ्योरी में दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसका टाइप हो गया आपका, एफसीसी का। एफसीसी के केस में आपका आर और ए का रिलेशन कितना होता है, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, कहाँ गया, ये रहा। एफसीसी के केस में कितना होता है, a इक्वल्स टू 4r/√2, लिख लो, a इक्वल्स टू 4r/√2। अब ये सेम ही है, आप इसको लिखना चाहें a इक्वल्स टू 4r/√2। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे r दिया हुआ a निकालना है, तो आप यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे और आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो फॉर्मूला आपका r इक्वल्स टू a/√2 लिखा है। अरे बेटा ये कुछ भी नहीं है, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे 4 बन जाएगा। तो वही तो चीज़ लिखी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही था, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और आंसर किस में आएगा, पिकोमीटर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका रेडियस रेशियो रूल पे आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन अ सिलिकेट द ऑक्सीजन फॉर्म टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन सा वॉइड बनाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है जी। और क्या बोला कि इन द लिमिटिंग रेडियस रेशियो द टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.22, ठीक है, और रेडियस ऑफ ऑक्साइड इज 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखी है। अब इसने क्या बोला है आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है जी, कैटायन की निकालनी है। अब जब मैंने आपको रेडियस रेशियो रूल पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, कि वॉइड्स में जो जाते हैं वो आपके कौन जाते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आपकी दी हुई है। टेट्राहेड्रल वॉइड में आपका कौन गया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन गया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि ऑक्सीजन किस में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और टेट्राहेड्रल वॉइड की आपको रेशियो कितनी दे रखी है, 0.22, यानी बेसिकली आपको रेडियस ऑफ कैटायन दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 0.22, है ना बेटा। नहीं, आपको ये 0.22 इसका दे रखा है, सॉरी, आपको क्या ऑक्सीजन किस में, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में, और लिमिटिंग रेशियो यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो दे रखी है। ये मैं वर्ड नहीं पढ़ा मैंने, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, यानी आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है, और ये आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.22। रेडियस ऑफ ऑक्साइड, आपका ये जो ऑक्साइड है यानी अनायन है, इसकी रेशियो कितनी रखी है, आर माइनस कितनी रखी है, 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, रेडियस रेशियो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। आर आपको दिया हुआ है 0.22, जिसमें लिखा हुआ है लिमिटिंग रेशियो दिया हुआ है आपको। आर प्लस आपको निकालना है, रेडियस ऑफ कैटायन आपको फाइंड आउट करना है, और आपको रेडियस ऑफ अनायन दिया हुआ है। सिंपल मैथमेटिक्स से करके निकालेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। कई बार क्वेश्चन में गलती हो जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो मतलब आपका क्या हो गया, रेडियस रेशियो दिया हुआ है, और आपको रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्साइड यानी अनायन का 1.4 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। इन द रेडियस ऑफ कैटायन आपको डायरेक्टली दे दी इस बार 96 पिकोमीटर, और रेडियस ऑफ अनायन आपको डायरेक्टली दे दिया, और क्या कह दिया कि आप मुझे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताएं और कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं। चलिए ठीक है, आपको ये दोनों चीजें निकालने, तो गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैटायन 96 और रेडियस ऑफ अनायन कितना रखा है 618। आपको रेडियस रेशियो रूल पता है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ
अनायन। आपने दोनों का निकाला, दोनों की रेशियो आपकी कितनी है आपने जब सॉल्व करा 0.1553। अब ये किस रेंज में लाई कर रही है ये आप याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 0.155 से लेके आपका 0.225 के बीच में अगर लाई करती है तो वहां पे जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर बनता है। ठीक है, और जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि बीच में कैटायन आता है और आसपास 3 अनायंस आते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वही है आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 0.553, तो इनके बीच में आई। तो यहाँ पे आपका लाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइज बिटवीन दिस वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 3, मैंने अभी आपको समझाया। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ये क्वेश्चन आप सोचेंगे ये आपका एक बार सीबीएसई में आया हुआ है और ये आपका आईआईटी का 2007 का या 8 का क्वेश्चन है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसके, और ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सॉलिड स्टेट से। ठीक है, अगला बात करते हैं। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो रूल की बात की। चलिए ठीक है, जहां पे आपको Mg2+ यानी कटायन की कितनी दे रखी है 65 और H2- सल्फाइड की कितनी दे रखी है 184। सेम क्वेश्चन है, आपको दोनों दे रखा है, दोनों के आपने यहाँ पे वैल्यू लगाई फॉर्मूले में रेडियस रेशियो रूल में। रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, कटायन कितना दे रखा है 65, अनायन कितना दे रखा है आपको 184। इनको जब आपने सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.3533। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, मैंने आपको ये भी बताया था उसके नीचे जब आया था। ठीक है, टेट्राहेड्रल का, तो टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, और एमजीएस की ये आपका कितना कौन सा स्ट्रक्चर हो गया इसका टेट्राहेड्रल। आपको यकीन ना हो रहा तो आप ये देखिए, यही तो था आपका, ये वाला देखना बीच वाला, यही तो था कि जीरो आपका ये वाला 0.225 से लेके 0.414 के बीच में लाई करता है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और वहाँ पे आपका ज्योमेट्री कैसी आती है टेट्राहेड्रल। ये आपको बताया था 1 2 3 4, 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे आपके अनायन होते हैं, बीच में छोटा सा कैटायन आ जाता है। ये चीज़ कराई थी मैंने आपको। ठीक है, तो उसी पे क्वेश्चन था, हो जाएगा, जैसे 2 क्वेश्चन सेम थे वैसे करा दिए। ठीक है, अगला। अब इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत आता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है ये। चलो पढ़ते हैं क्या है इसमें। क्या बोला कि आपको रेडियस ऑफ पैलिडियम दे रखी है। ठीक है जी, रेडियस दे रखी है और लेटेस्ट टाइप आपको क्या दे रखा है बीसीसी दे रखा है, आपको डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है, तो रेडियस की हमने यहाँ लिखा। ठीक है, 248.10⁻⁸। अब जब आपको किस में दे रखा है, आपको पिकोमीटर में दे रखा है, पिकोमीटर से आपको किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आप इसको क्या करते हैं 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻10 से। आप चाहें तो इसको 10⁻⁻12 से करेंगे तो ये किस में आ जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ एक रिलेशन, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ये रिलेशन होता है आपका। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला है कि स्ट्रक्चर कैसा है बेटा आपका बॉडी सेंटर्ड है। कैसा बोला, बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर के लिए वहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। ठीक है, एटॉमिक रेडियस आपको गिवन होगा, पैलिडियम का आपका एटॉमिक रेडियस यहाँ पे आपको गिवन होगा, एटॉमिक मास बेसिकली रेडियस तो ऊपर दिया हुआ है, एटॉमिक मास आपको गिवन होगा। ठीक है, अब हमें आपको कैसे दिया हुआ है बीसीसी, बीसीसी के केस में आपका ए और आर के बीच में रिलेशन कितना था r इक्वल्स टू √3a/4, ये आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे आर की वैल्यू डालेंगे और ए निकल जाएगा। अब किसी ने पूछा सर हमने ए ही क्यों निकाला, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना बेटे वहाँ पे ए क्यूब यानी वॉल्यूम की जगह क्या होता है आपका ए क्यूब, क्योंकि आपका क्यूब की फॉर्म में होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए होता है, तो वहाँ पे हमें ए चाहिए आर नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको जेड गिवन है, हाँ जी गिवन है, मास गिवन है आपको, हाँ जी गिवन है, एन ए गिवन है, एवोगाड्रो नंबर जी गिवन है, वॉल्यूम आपको पता है ए क्यूब, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आप ए क्यूब निकाल लेंगे तो डेंसिटी निकल नहीं जाएगी। देखो कैलकुलेशन में वही करा आपने, आपको सब चीज़ें पता था, आपने पहले ए की वैल्यू निकाली फिर ए क्यूब करा और सारी चीज़ों को यहाँ पे डेंसिटी में डाल दिया। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ डेंसिटी के क्वेश्चन में तो आपको 5 चीज़ें आपको यहाँ पे हैं, डेंसिटी जेड एम वी और एन ए। एन ए गिवन होता है, वी आपको गिवन होगा, एम आपको गिवन होगा, जेड आपको देख के पता लग जाएगा कि वो बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है क्या है, डेंसिटी आपको निकालनी होगी।
सिंपल है। अगर वॉल्यूम में अगर आपको एज लेंथ ना गिवन हो, ए ना गिवन हो, तो उससे निकालने के लिए आपको आर गिवन होगा, तो आपका ए और आर के रिलेशन की मदद से आप ए निकाल सकते हो। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। आर की मदद से हमने क्या करा, ए निकाला और डायरेक्टली आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले में डाल दिया, खत्म बात। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट जो होती है बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और सेंटीमीटर क्यूब को कई बार ग्राम पर सीसी लिख देते हैं, ऐसे सीसी करके भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। आपको ये डेंसिटी की दी हुई है, ठीक है। इसने क्या बोला कि यहाँ पे एफसीसी लैटिस है, यहाँ पे एफसीसी ई गलत लिखा है, एफसीसी लैटिस है। एज लेंथ आपको यानी ए की वैल्यू दे रखी है, आपको एटॉमिक मास निकालना है और आपको एन दिया हुआ है, तो इस बार आपको क्या निकालना है, एम की वैल्यू निकालनी है। आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको z इक्वल्स टू 4 पता लग गया, किससे, एफसीसी लैटिस से, इस वाले पॉइंट से पता लग गया, ठीक है। आपको a की वैल्यू यानी एज लेंथ दी हुई है, कहाँ दी हुई है, ये रही सर, 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आपको m निकालना और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी हुई है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है, z इंटू में m/a³ × n। आपको चार चीजें दी हैं, डेंसिटी दी है आपको, z दिया, a दिया, na दिया, m निकालना है। सीधे सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आसानी से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी वही सेम टाइप का है कि सर आपको मोलर मास दिया हुआ है किसी का, ठीक है जी, कैपिटल एम हमें पता है, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है जी। हमें टाइप निकालना है, किस टाइप का होगा क्यूबिक यूनिट सेल, यानी हमें इस बार जेड निकालना है, जेड नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला कि एज लेंथ आपको कितनी दे रखी, ये दे रखी है, ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है, रैंक ऑफ द यूनिट सेल। मोलर मास आपको 60 दिया हुआ है, एज लेंथ आपको गिवन है, ये रही, कहाँ गई, 4 × 10⁻⁸। डेंसिटी आपको गिवन है, इसको आपने, डेंसिटी आपको गिवन है और आपको एवोगैड्रो नंबर गिवन है। आपने यहाँ से z की वैल्यू निकाली, यहाँ पे सब सॉल्व करेंगे, वैल्यू डालेंगे फॉर्मूले में, सब वैल्यू पता है। आप यहाँ से आपने z की वैल्यू निकाली, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर z आपका 4 आ गया तो ये कौन सा होगा आपका, एफसीसी। अब मान लो इसी को अंदर मैं कह दूँ कि z की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 आ जाती तो वो कौन सा हो जाता, बीसीसी हो जाता। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन बेटे आपके सीबीएसई में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे डेंसिटी के टाइम पे, कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, निकल ने कौन सा किया, एफसीसी किया, एफसीसी किया तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, हमें देखते हुए पता लग गया। डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है जी। आपको क्या बोला कि व्हाट इज द यूनिट सेल एज लेंथ, एज लेंथ यानी ए निकालना है, किस में निकालना है, पिकोमीटर में, ठीक है जी। डेंसिटी आपको दी हुई है, z इक्वल्स टू 4 पता लग गया एफसीसी लैटिस से। एटॉमिक मास ये आपको साइड में गिवन होगा, ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना क्या है, एज लेंथ निकालना है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला z इंटू एम इंटू एन ए अपॉन इंटू में वी, यही तो है बेटा, z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू में ए क्यूब। वॉल्यूम आपका ए क्यूब होता है। सारी चीज़ों को आपने यहाँ पुट करा, एज लेंथ को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। 10⁻⁻8 है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहे तो आपको पिकोमीटर में हो जाएगा, 10⁻⁻12 से करेंगे तो, ठीक है। समझ में आ गया कितना ईजी था ये, ठीक है। अब ये आपके यहाँ तक डेंसिटी वाले कंप्लीट होगा। डेंसिटी वाली मैंने आपको अभी तक कौन सी टाइप करा दी, आपको नॉर्मल टाइप कराई, रेडियस रेशियो रूल वाली टाइप कराई, फिर उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, वहाँ से आपकी ज्योमेट्री कैसे निकलती है, फिर आपको मैंने डेंसिटी वाली सारी करा दी। अब ये थोड़ी स्पेशल वाली है जो कई बार IIT में और आपके 1-1, 2-2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं CBSE में, तो ये दिन को देखते हैं। अब समझने वाला क्वेश्चन, इसने क्या बोला कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन y फॉर्म CCP। y आपका क्या फॉर्म करेगा, CCP स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, अच्छा जी। और x ने क्या करा, ऑक्यूपाई करे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या करे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स करे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x ने क्या करा, आपका CCP यानी बेसिकली सिंपल क्यूबिक बनाया आपने, यहाँ पे CCP नहीं SCP होना चाहिए था, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए आप वहाँ पे y निकालेंगे तो कैसा आता है, मैंने आपको बताया था, सिंपल क्यूब पैकिंग के लिए आप क्या करते हैं, वहाँ पे 8 पार्टिकल्स होते हैं और एक पार्टिकल 1/8 पार्ट में शेयर होता है, तो वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 आ गई, ठीक है जी। अब मैं बात करूँ कि 1/3 किस में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे अगर ऑक्टाहेड्रल n है तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल कितने होंगे, उसके ट्वाइस 2n, ठीक है। अब कितना करा है इसने, 1/3 ऑक्यूपाई करा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो इससे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो आपकी x की कितनी आ गई वैल्यू, 2/3। कुछ नहीं आया, सिंपल से अब कर देना है कि x के नीचे आप क्या लिख देंगे, 2/3
और y के नीचे क्या लिख देंगे, आपका y की वैल्यू कितनी आई थी, सिंपल में 1। अब इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर लो, अगर आपका मन करे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपलीफाई करने के लिए, x2 y3। सिंपल है, समझ में आया। यहाँ पे CCP नहीं, SCP है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ठीक है, क्लियर। अगला, अब यहाँ पे क्या बोला कि आपने आपका एक कंपाउंड है जिसने y फॉर्म करा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग और SCP एक ही बात है इस केस पे, ठीक है। और x ने क्या करा, 2/3 ऑक्यूपाई करे टेट्राहेड्रल के, सेम है। आपने इस बार y ने क्या करा, आपका CCP ऑक्यूपाई करा है, तो 8 पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल आपका 1/8 लैटिस में शेयर है। y की कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है जी। x की बात करें तो x ने क्या बोला, x ने क्या कर रखा है, 2/3 ऑक्यूपाई करें। कौन से ऑक्यूपाई करें, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल होता तो यहाँ पे इंटू में 1 करता, बट टेट्राहेड्रल तो इंटू में कितना करूंगा, 2 करूंगा, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3। तो अगर मैं एक्स वाई का फॉर्मूला लिखने के लिए बोलूँ तो क्या लिखोगे, x के नीचे आप क्या लिखोगे 4/3 और y के नीचे कितना लिखोगे 1, ठीक है। ये 3 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x4y3। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। ये तो मैं आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो सिंपल सा आएगा कि बताओ x ने यहाँ ऑक्यूपाई करा, y ने यहाँ करा, x y की रेशियो निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे क्या लिखा है कि नाइट्रोजन ने कौन सी पैकिंग बनाई आपकी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में गया। किस में गया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में गया। मेटल M ने ऑक्यूपाई करा 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बताओ फॉर्मूला निकालो Mn का। सेम है, मान लो कि आपने जो N था वो किस में था, CCP X मान लो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं इसके, डबल होते हैं। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू में 2x है ना बेटा, ये तो होगा 2/3। समझ में आ रहा है आपको, वही वाला क्वेश्चन है बेटा। x ने आपका क्या करा, CCP, तो मान लो 1/8 इंटू में 8। अब x की जगह हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे मान लो 1 आ गई। अब y की बात करो, y की जगह n लिखा हुआ है, तो n की बात करो, n ने क्या करा, 1/3 फॉर्म करे किसके, ऑक्टाहेड्रल के, तो इसको 1/3 करो, 1/3 इंटू में कितने करे, और टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। समझ में आया आपको, नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो। m है, m ने क्या ऑक्यूपाई करा, CCP, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/8 इंटू में 8 दैट इज 1। यहाँ लिख लिया हमने m के नीचे 1, क्लियर। इसको अब रब कर देते हैं, ठीक है। अब बात किसकी आ गई बेटा आपकी, यहाँ पे आ गई इसकी बात। अब हम बात करते हैं n की। सर n कहाँ गया, n कहाँ गया आपका, यहाँ लिखा देखो, आपका m यहाँ गया और n कहाँ गया आपका, अच्छा उल्टा मान लिया हमने, सॉरी उल्टा मान लिया हमने। यहाँ पे m की जगह n है, n आपका CCP में गया, तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ n की, m की। m कहाँ गया आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितना गया है, 1/3 गया है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, यानी क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो n की m कितना था 1, m कितना हो गया 2/3, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M2N3। सिंपल सा बेटा, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक्स वैक्स टर्म यूज कर रखा है, इसको आप इस तरीके से करना। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, 2/3 यहाँ कितना था 1/3, देखो यही तो था, ये सेम है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है। और इस बार वाला ये आपके CBSE के एग्जाम्पलर में इंक्लूड है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सॉल्व करना है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है तो काफ़ी बच्चे इसको रट के जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम वाला और एल्युमिनियम का भी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है कि सर आपको एक क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है कि सैंपल ऑफ फेरस ऑक्साइड, ठीक है, उसका फॉर्मूला कितना दे रखा है आपको, Fe 0.93 इंटू ऑक्सीजन 1। अब ये पूछा कि सर ये कैसा फॉर्मूला है, तो इसकी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, किस में एक्सप्लेन किया था, मेटल डेफिशिएंसी में, जब आपके डेफिशिएंट हो जाता है। याद है कि जब आपके Fe2+ वाले निकल जाते हैं, 3 Fe2+ वाले निकलते हैं और 2 Fe3+ वाले आ जाते हैं। आई होप आपको याद होगा। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि अगर मैं पूछूं कि Fe 0.93 का क्या मतलब है, तो आप ये बोलेंगे कि सर Fe 0.93 का ये मतलब है कि इसके अंदर आपके Fe2+ वाले भी इंक्लूड हैं और Fe3+ वाले भी इंक्लूड हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट
नहीं, ठीक। तो अगर मान लो कि मैंने कहा कि Fe2+ वाले आयन्स हैं वो कितने हैं हमारे, x हैं, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन में नहीं मानता, 0.93 लिखा है, मैं मान लो इसको 93 मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ईजी है ना। तो यहाँ पे मैंने आपके Fe2+ वाले आयन को कितना माना, x। टोटल आयन्स कितने हैं आपके 93, तो Fe3+ कितने होंगे 93 माइनस x। सिंपल सा ना, मैंने कहा आपके पास 100 रुपये, 100 रुपये में से आपके पास 50 रुपये का एक नोट है, तो बाकी क्या होंगे आपके पास 50 रुपये के होंगे। क्लियर, ठीक है, सिंपल था कि Fe2+ वालों को हमने x माना, तो Fe3+ वाले क्या हो जाएंगे 93 माइनस x। अब हमें पता है कि अगर इनका चार्ज बैलेंस करना है, इनका अगर मुझे चार्ज बैलेंस करना है तो Fe का चार्ज इक्वल्स किसके होना चाहिए आपका, ऑक्सीजन के चार्ज के, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर मैं बात करूं Fe का, तो Fe में Fe2+ का चार्ज कितना है 2+, और कितने हैं ये x हैं, तो कितना हो गया 2x। तो ये 2x चार्ज किसका हुआ आपका Fe2+ का। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये Fe3+ का चार्ज कितना है 3, और ऐसे कितने एटम है 93 माइनस x, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटू में 93 माइनस x। क्लियर, ये बात क्लियर, पहले ये बताओ ये दोनों बात क्लियर, आई होप ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। Fe2+ के चार्ज कितना था 2, और ऐसे एटम कितने थे x, तो इसलिए 2x लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आपके Fe3+ का चार्ज कितना था 3, और एटम कितने थे 93 माइनस x, तो इनका चार्ज लिखा। अब ये टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें क्या लिखना नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है आपका बेटा -2 होता है ना, -2 होता है ना आपका, और यहाँ पे कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके 200 लिख देंगे, ठीक है। हमने 100 आयन माने थे ना, 100 आयन इसके माने थे, तो हमने 100 इसके मान लिए चार्ज। अब दोनों का चार्ज बैलेंस कर दिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया 79, तो x की वैल्यू 79 आई, तो ये किसकी वैल्यू आई Fe2+ की, है ना बेटा। तो अगर आपसे हमें पूछा जाता है कि Fe2+ आयन्स आपके कितने हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 79, बट यहाँ पे क्या पूछा आपसे फ्रैक्शन पूछा है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ Fe2+। तो फ्रैक्शन क्या होगा कि 79 आपके Fe3+ के, Fe2+ के, और टोटल कितने हैं 93, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे पूछा होता कि Fe3+ के कितने फ्रैक्शन है, तो आप क्या करते हैं, ये आपका क्या है Fe2+ आया है 96, वो आपका Fe2+ कितना आया है 76, 79, और अगर आपको यहाँ पे Fe3+ निकालना है तो टोटल कितना है 93, 93 में से 79 को माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी आपकी Fe3+ की। और Fe3+ की फ्रैक्शन पूछी होती तो जो वैल्यू आएगी इसी को आप डिवाइड कर देते टोटल से, तो आपका वो आ जाता। क्लियर, आई होप ये आपको एक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो यहाँ पे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स थे मैंने आपके कवर करा दिए हैं, और बाकी टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपको आगे आने वाली रिवीजन वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आप क्या कीजिएगा, अगला काम एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं आप वो कीजिएगा, और उसके बाद आपको जो बैक के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कीजिएगा। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सेम टाइप के मैं आपको चाहता तो 50-60 क्वेश्चन करा देता, बट कोई फायदा नहीं है, वो सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बनते हैं और सॉलिड स्टेट के लेवल से डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस सीरीज में करा दिए। 13 क्वेश्चन है, मोर देन सफिशिएंट है। आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको कवर कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे आप डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आई गेस आपको सारा क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जिला विज्ञान के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF मैं आपके लिंक में डाल दूंगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जिला विज्ञान, उसके ऊपर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपका सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा। सॉलिड स्टेट्स आपका पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और आपका एक बात अगर और मैं बताना चाहूँ कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराने से पहले ना बेटा आपको कुछ 11th के कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने ज़रूरी हैं। और 11th के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस GOC को मैं आपको बहुत अच्छे लेवल में कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा एक आध चैप्टर सोल्यूशन निपट जाने दो,
उसके बाद फिजिकल के एक आध चैप्टर हो जाए तो उसके बाद मैं आपको जीओसी स्टार्ट